Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University of Pakistan. My name is Nabila Muzaffar. I am the instructor of your course. The course STA 424 on Introduction to Experimental Design is going to be delivered on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 11 is starting over here. When to use Tukey HSD post hoc test. A post hoc test is needed after we complete an ANOVA in order to determine which groups differ from each other. पोस्ट हॉक टेस्ट की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अनोवा बनाते हैं और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है और हमने ये देखना होता है कि कौन से ग्रुप्स आपस में सिग्निफिकेंट हैं और कौन से ग्रुप्स आपस में सिग्निफिकेंट नहीं हैं. डोंट नीड टू कंडक्ट अ पोस्ट हॉक टेस्ट unless you find an effect in the ANOVA problem. If you fail to reject the null hypothesis, then there are no differences to find. आप पोस्ट हॉक टेस्ट तब तक कंडक्ट नहीं कर सकते जब तक आप ANOVA टेबल में कोई इफेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप ANOVA टेबल में ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं. अगर आप अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं. इसका मतलब है आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है और आपको पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई नहीं करना. टी टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम हायर एंड हायर आफ्टर अप्लाइंग द टी टेस्ट ऑन द ग्रुप्स ऑफ मीन. T-test is not applicable here because the level of significance becomes higher and higher after applying the T-test on the groups of mean. T-test यहाँ पर applicable नहीं है because जैसा कि हमें पहले भी पढ़ा था कि जब हम ग्रुप्स के पेयर्स बनाते हैं, मीन्स के पेयर बनाते हैं, तो जब हम उसके ऊपर T-test अप्लाई करते हैं तो हर T-test का अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है. तो वो हर जितने भी पेयर्स होंगे उसका अपना सिग्निफिकेंस लेवल होगा जो बढ़कर काफी ज्यादा हो जाएगा. इसी वजह से हम टी टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते. द टाइप 1 एरर कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ टेस्ट कॉल्ड द टकी हॉनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट और टकी एचएसडी टेस्ट. टाइप 1 एरर को हम टकी एचएसडी टेस्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं. टकी एचएसडी टेस्ट को टकी हॉनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. The Tukey HSD test is based on the variation of the T distribution that takes into the account the number of the means being compared. This distribution is also called the studentized range distribution. The Tukey HSD distribution is also called the studentized range distribution. The main idea of HSD is used to compute the honestly significant difference between the two means using a statistical distribution defined by the student and called the Q distribution. टकी HSD का मेन मकसद क्या है कि हमने जो पेयर्स बनाए हैं उनके मीन्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्टूडेंट ने बनाया था और इस डिस्ट्रीब्यूशन को Q distribution कहते हैं. This distribution gives the exact sampling distribution of the largest difference between a set of means originating from the same population. The Tukey test is only usable when the sample sizes are same. Next slide. Tukey test. How many pairs? This test allows us to compare every pair of population mean with a single level of significance. So the first step is to determine how many pair of means there are. You can either write all of them down or use the combination formula. RC2 is equal to R factorial divided by 2 factorial into R minus 2 factorial is equal to R into R minus 1 divided by 2. Here R stands for the number of the groups and 2 how many pairs you want to be constructed.
हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? इफ देयर आर 3 मीन्स, 4 मीन्स एंड 5 मीन्स। अगर आपके पास 3 मीन्स हैं तो आप R की जगह 3 डाल दोगे और 3C2 करोगे तो आपके पास टोटल पेयर्स आ जाएंगे जितने आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसी तरह 4 मीन्स चाहिए तो आप R की जगह 4 डाल दोगे, तो आप इसी फार्मूले के थ्रू करोगे सॉल्व, तो आपके पास टोटल पेयर्स आ जाएंगे जितने आपको चाहिए। इसी तरह सो ऑन। नेक्स्ट, टकी टेस्ट हाइपोथेसिस। वी हैव अ पेयर ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ईच पेयर ऑफ मीन्स इन द फॉलोइंग पेयर। आपको पता है जितने हमने पेयर्स ले लेने उस सब का पेयर्स का हमारे पास हाइपोथेसिस भी होगा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होगा। जो हर हाइपोथेसिस का आपको पता है नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू आई इज इक्वल टू म्यू जे फॉर ईच पेयर ऑफ मीन्स, एंड अल्टरनेट क्या होगा? म्यू आई इज नॉट इक्वल टू म्यू जे फॉर एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मीन्स, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, where I and J are the appropriate subscripts for the mean that you are comparing। ठीक है, जो आपने ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होंगे वो I और J जो होंगे उनके सबस्क्रिप्ट्स होंगे। This mean we will have to go through as many hypothesis testing procedure as there are pairs। Fortunately the critical value is the same for all the pairs। ठीक है, जिस तरह आपके पास हाइपोथेसिस होंगे इसका क्या मतलब है कि आपने जितने आपके पास पेयर्स होंगे उस हिसाब से आपके पास उतने ही हाइपोथेसिस होंगे, लेकिन इसके लिए एक बात यह है कि जो क्रिटिकल वैल्यू टकी वैल्यू होगी वो सब हाइपोथेसिस के लिए सेम रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड, टकी टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू। अब हमने पढ़ा था कि हर हाइपोथेसिस के लिए क्रिटिकल वैल्यू सेम रहेगी। अब वो टकी क्रिटिकल वैल्यू निकालते किस तरह है, क्या होती है, ये अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द टकी टेस्ट इज कैलकुलेटेड एज T is equal to Q alpha of R, n minus R multiply by MSE divided by Ni का square root। Here Q stands for the studentized range distribution with R and n minus R degree of freedoms। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टकी HSD का मेन आइडिया है वो ग्रुप्स ऑफ पेयर्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालना है। जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई वो स्टूडेंट था और उस डिस्ट्रीब्यूशन को उसने क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहला दिया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दैट्स वाई हमने जो क्यू फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल वैल्यू से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एमएससी क्या है? मीन स्क्वायर एरर फ्रॉम अनोवा। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। स्मॉल एन आई यहाँ पर क्या है? द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज। स्मॉल एन आई यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सबसे छोटा सैंपल साइज आपका जो होगा उसको हम एन ले लेंगे। सही। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आगे, द टकी टेस्ट और टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर ईच पेयर ऑफ हाइपोथेसिस इन टकी टेस्ट एच नॉट म्यू आई इज इक्वल टू म्यू जे फॉर ईच पेयर ऑफ मीन्स, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा? म्यू आई इज नॉट इक्वल टू म्यू जे फॉर एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मीन्स। ये आपके पास हाइपोथेसिस बन गया। अब देन आपके पास अल्फा होगा वो 0.05 ही रहेगा। देन होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन द रिस्पेक्टिव सैंपल्स मीन्स। जो आपने ग्रुप्स बनाने हैं ना, पेयर्स बनाने, उनका आप मीन्स का डिफरेंसेस लोगे फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लोगे, वो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक बन जाएगा। देन आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आप क्या लिखोगे? वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस फॉर द पर्टिकुलर पेयर इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। यही आप लिखते हो कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, ठीक है, और द क्रिटिकल वैल्यू। अब यहाँ पर लिखा है रिजेक्ट एच नॉट, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टकी क्रिटिकल वैल्यू, और एक्सेप्ट एच नॉट कर देंगे कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टकी क्रिटिकल वैल्यू। द डिसीजन इज मेड सेपरेटली फॉर ईच पेयर ऑफ हाइपोथेसिस। जिस तरह हम हाइपोथेसिस के पेयर्स बनाएंगे उसके जो देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट हर एक का अलग पेयर का हम डिसीजन देंगे, ठीक है। उस तरह फिर हम हर पेयर का जब कंपैरिजन करने के बाद अलग पेयर का
डिसीजन अलग होगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल आ गई है। 4 ब्रीड्स ऑफ कैटल है, B1, B2, B3, B4 वर फेड ऑन 3 डिफरेंट रेशियो R1, R2, R3. Gain in weight in pounds over a given period were recorded as given below. Perform the analysis of variance on the following data and analyze the treatment means using the Tukey test with alpha is equal to 0.05 level of significance. यहाँ पर ब्रीड्स हैं, 4 ब्रीड्स हैं और रेशियो आपके पास 3 है। आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कौन कौन सी ब्रीड्स आपस में आपके सिग्निफिकेंट हैं। फिर आपने बताना अगर वो सिग्निफिकेंट आ गई तो टकी टेस्ट की बदौलत कौन कौन से पेयर आपके पास सिग्निफिकेंट है और कौन से पेयर आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। अनोवा टेबल को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने का हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हाइपोथेसिस होता है, और हाइपोथेसिस में हमारे पास सबसे पहले हम इसको नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा, ऑल means of breeds are equal. All means of breeds are equal. और उसका ऑल्टरनेट आपके पास हाइपोथेसिस क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 means of breeds are equal. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है 0.05. एफ स्टैटिस्टिक क्या होगा, एमएस ऑफ ट्रीटमेंट और एमएस ऑफ ब्रीड्स डिवाइडेड बाय एमएस ऑफ एरर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे। ब्रीड्स हैं और कॉलम में आपके पास ब्रीड्स हैं, रोज में आपके पास रेशियोज हैं। आपने क्या किया, आर आईज ले लिए, रोज का समअप ले लिया, फिर जो समअप लोगे उसका स्क्वायर ले लिया, उसको हमने आर आई स्क्वायर से स्टैंड कर दिया। इसी तरह कॉलम का समअप ले लिया और कॉलम के समअप का स्क्वायर ले लिया। जब आपने फर्स्ट रो को समअप किया तो आपके पास आंसर आता है 194.5। जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आता है 37830.25। इसी तरह जब आपने सेकंड रो को समअप किया तो आपके पास आंसर आता है 142.5 और इसके स्क्वायर का आंसर आता है आपके पास 20306.25। थर्ड रो का समअप किया तो आपके पास आंसर आता है 144। जब आपने उसको स्क्वायर किया तो जब आपने उसको स्क्वायर किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2736। फर्स्ट कॉलम को समअप किया आपके पास आंसर आ रहा है 144। सेकंड कॉलम को समअप किया आपके पास आंसर आ रहा है 143.5। थर्ड कॉलम को समअप किया आपके पास आंसर आ रहा है 88.5। फोर्थ कॉलम को समअप किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 105। कॉलम का समअप आ रहा है या रोज के समअप आ रहा है, इसको आप समअप करोगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा है 481। इसी तरह ये जो कॉलम का समअप किया है इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास आता है 20736। 143.5 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आता है 20592.25। 88.5 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आता है 7832.25 और 105 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 11025। जब आप इन स्क्वायर को समअप करोगे तो आपके पास आंसर आता है 60185.5 और रोज के स्क्वायर को समअप करोगे तो आपके पास आंसर आता है 78872.5। और इसी तरह जब आप YIJ स्क्वायर का समअप लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 20729.5। अब आपने क्या करना है, इनकी जो ब्रीड्स थी उनकी टोटल निकाला, फिर आपने उसके साथ उनका समअप निकाल दिया। फर्स्ट कॉलम का समअप आ रहा था 144, सेकंड कॉलम का समअप आ रहा था 143.5, थर्ड कॉलम का समअप आ रहा था 88.5 और फोर्थ कॉलम का समअप आ रहा था
5। अब इसी तरह आपने फर्स्ट कॉलम का जब आपने मीन निकाला तो मीन आपके पास इसका आ रहा है 48, सेकंड कॉलम का मीन आ रहा है 47.83, थर्ड कॉलम का मीन आ रहा है 29.5 और फोर्थ कॉलम का मीन आ रहा है 35। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आपको जैसे कि फार्मूला पता है YIJ स्क्वायर, उसका सम अप लोगे और उसको करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर दोगे। करेक्शन फैक्टर आपको इसका फार्मूला पता है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC। यहाँ पे R स्टैंड कर रहा है रो को और कॉलम स्टैंड कर रहा है, C स्टैंड कर रहा है कॉलम को। ठीक है, YIJ स्क्वायर का जब आपने सम अप लिया तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 20729.5 और करेक्शन फैक्टर आपके पास आ रहा है 19280.08। जब आपने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 149.42। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालने हैं और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्रीड्स निकालने, जो कि आपके पास आंसर आता है सम टॉ डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस C डॉट F। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 781.75। तो जब आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो निकालोगे तो इसका फार्मूला है समीशन TI डॉट का स्क्वायर या टॉ डॉट आई का या टॉ आई डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C डॉट F। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 438.045। इसी तरह आपने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकाला तो आपके पास आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो। ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है 229.625। ट्रीटमेंट्स आपके पास कितनी थी, 4, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 और ब्लॉक्स कितने थे, 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। एरर कितना आ जाएगा, 6 और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 11। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास आ जाएगा 781.75। ब्लॉक्स का सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 438.045। इसी तरह जब आप निकालोगे एरर सम ऑफ स्क्वायर तो इसकी आपके पास आ जाएगी 229.625 और टोटल का सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1449.42। मीन स्क्वायर निकालोगे, मीन स्क्वायर आपको पता है जब आपने मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालना है तो आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। इसका मीन स्क्वायर आपके पास आ रहा है 260.58। इसका मीन स्क्वायर आपके पास आ रहा है 219.0225 और एरर का मीन स्क्वायर क्या आ रहा है 38.27। अब आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट की निकालोगी तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.81। किस तरह निकलेगा, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, तो जब आप वो निकालोगे तो 6.81 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप किस तरह निकालते हो, रिजेक्ट H नॉट if calculated value of f is greater than f alpha k minus 1 comma r minus 1 into k minus 1। f कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ रही थी 6.81, f यहां पर आ रहा है 0.05, k माइनस 1 है आपके पास 3 और r माइनस 1 इंटू k माइनस 1 है 6। जब आपने इसकी टेबल वैल्यू देखी तो आपके पास इसकी टेबल वैल्यू आ रही है 4.76। ठीक है, 6.81 आपके पास ग्रेटर देन है 4.76 से, तो आप क्या कह सकते हो कि रिजेक्ट H नॉट। कंक्लूजन आप क्या बताओगे, सिंस 6.81 is greater than 4.76 fall in critical region, so we reject H naught।
or we conclude that at least two means are equal. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. ANOVA table provide us what with is called the omnibus F test or likewise model significance. ANOVA table हमें सिर्फ मॉडल की सिग्निफिकेंस बताता है. In two-way ANOVA, this test show that there is at least one significance difference between a pair of means. जो हमने two-way ANOVA निकाला, इसमें हमें ये रिजल्ट शो हुआ कि at least two means are equal. Of course, there are 6 unique pair of means in our example. आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि हमने अगर हमारे पास मीन्स 6 हैं या अगर हमारे पास मीन्स 4 हैं तो 4C2 6 हमारे पास यूनिक पेयर्स बन जाएंगे. जो F टेस्ट है वो हमें इन यूनिक पेयर्स पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं बताता, इसलिए हम क्या करते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं जो हमें इन यूनिक पेयर्स के दरमियान डिफरेंस बताएगा. ठीक है, और यहां पर हमने जो पोस्ट टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टकी टेस्ट. टकी टेस्ट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पेयर्स को आपने अरेंज किया और उस पेयर्स के आपने डिफरेंसेस ले ली. ठीक है, आपके पास कितने पेयर्स टोटल बनने थे, 6 पेयर्स. तो आपने पेयर्स के डिफरेंसेस लिए x बार 1 माइनस x बार 2, x बार 1 माइनस x बार 3, x बार 1 माइनस x बार 4. L4 क्या बन जाएगा, x बार 2 माइनस x बार 3. L5 आपके पास आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 4 और L6 आपके पास आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 4. जब आपने इनके डिफरेंसेस ले लिए, जो हमने ब्रीड्स के मीन्स निकाले थे वो आपके पास ये आ जाएंगे और आपने फिर उसका डिफरेंसेस लेना है. L1 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.17. L2 आपके पास आ रहा है 18.5. L3 आपके पास आ रहा है 13. L4 आपके पास आ रहा है 18.33. L5 आपके पास आ रहा है 12.83 और L6 आपके पास आ रहा है -5.5. सही. नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने टक्की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टक्की क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, Q अल्फा कॉमा R कॉमा N माइनस R मल्टीप्लाई बाय MSC ओवर N. यहाँ पर हम N इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज सेम है, यहाँ पर कोई स्मॉलर सैंपल साइज नहीं है. अल्फा हमने 0.05 रखा था. ट्रीटमेंट्स हमारे पास थी 4. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे 12. 12 में से 4 माइनस किया के पास आंसर क्या आता है, 8. मल्टीप्लाई बाय MSC आपके पास क्या आ रहा था, 38.27 और N आपके पास क्या आ रहा है, 3. ये क्या है, Q है और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन. आप स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में गए, वहां पर आपने 0.05 वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज किया, 4 कॉलम को देखा और 8 रोज को देखा, तो आपने देखा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आपके पास आ रहा है 3.47. 3.47. फिर आपने 38.27 को 3 से डिवाइड किया और उसका अंडर रूट जब लेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.57. फिर आपने क्या करना है, 3.57 को मल्टीप्लाई करना है 3.47 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.39. ये आपके पास टक्की वैल्यू आ रही है. आप स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, जिसको हम डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट भी कहते हैं, वहां पर आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर Q की वैल्यूज दी होंगी. आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना है, फिर आपने देखना है कि आपके पास P क्या R क्या आ रहा है और N माइनस R क्या आ रहा है.
फिर आपने उसकी वैल्यू देखनी है और उसमें पुट करके आंसर निकाल देना है। यहाँ पर आप ट्रीटमेंट्स को ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट्स आपके पास थे 4 तो यहाँ पर ट्रीटमेंट आर क्या आ जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 12 थी। 12 में से जब आपने 4 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। जब 12 में से आपने 4 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। फिर आपने क्या करना है कि उसकी टेबल वैल्यू को देखना है और 3.47 आ जाएगी। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 12.39। नेक्स्ट स्लाइड के पास चले गए। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने क्या करना था, पहला कॉलम बनाना था पेयर्स का, एब्सोल्यूट पेयर्स। फिर आपने टकी वैल्यू लिखनी थी नेक्स्ट कॉलम में और देन आपने डिसीजन प्रोवाइड करना था। एब्सोल्यूट वैल्यू ली फर्स्ट पेयर की जो थी 0.17, तो वो जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो 0.17 ही रहेगी। नेक्स्ट वैल्यू थी 18.5, नेक्स्ट थी 13, नेक्स्ट थी 18.33, नेक्स्ट थी 12.83 और नेक्स्ट थी -5.5। तो जब -5.5 का आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो वो 5.5 आ जाएगी। आपने पीछे टक्की वैल्यू क्या निकाली थी 12.39 0.17 12.39 से लेस है तो हमारे पास डिसीजन क्या होगा इनसिग्निफिकेंट। हमने एक्सेप्ट कर दिया एच नॉट को एक्सेप्ट कर दिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से लेस आएगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 18.5 जो कि हमारे पास ग्रेटर देन है 12.39 से। तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट। और हम क्या कर रहे हैं एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों पेयर के दरमियान कोई डिफरेंस जरूर है। 13 आ रहा है नेक्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू ये भी ग्रेटर देन है तो हमारे पास डिसीजन क्या रहा सिग्निफिकेंट। 18.33 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12.39 से तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट। 12.83 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12.39 से तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट। 5.5 आपके पास लेस देन है तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा इनसिग्निफिकेंट, मीन्स कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने हर हाइपोथेसिस का, ये हमारे पास जितने भी पेयर्स थे इसके हर एक हाइपोथेसिस बना, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज थी वो सेम रही। जब क्रिटिकल वैल्यूज की सेम रही तो हमारे पास डिसीजन जो था वो हर पेयर का डिफरेंट रहा और हमने हर पेयर का अलग रिजल्ट दिया, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी थी इन अ फीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ सम एनिमल्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड द नंबर्स इन द टेबल बीइंग द गेन्स इन द वेट इन पाउंड्स। द एनिमल्स वर इन ग्रुप ऑफ 3 ईच। ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, 4 और रेशियोज हैं आपके पास A, B, C। Perform the analysis of variance on the following data and analyze the treatment means using the Tukey test with alpha is equal to 0.05 level of significance। सबसे पहले क्या करना है, आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करना है। देन आपने देखना है कि आपके पास कौन से ट्रीटमेंट्स सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। फिर जो आपके पास ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट आ गए, फिर आपने टकी टेस्ट की बदौलत देखना है कि कौन से पेयर्स ऑफ मीन्स आपके पास सिग्निफिकेंट हैं या उनके दरमियान कोई इफेक्ट है या नहीं है, वो आपने टकी टेस्ट की बदौलत देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने नोवा बनाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या बनाएंगे एच नॉट सबसे पहले, और एच नॉट हमारे पास क्या होगा ऑल मीन्स ऑफ ग्रुप्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट आपके पास हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा एटलीस्ट 2 मीन्स ऑफ ग्रुप आर इक्वल।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका सेकंड स्टेप होता है और अल्फा आपके पास यहाँ पर 0.05 है। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास क्या हो जाएगा, एफ आप क्या निकालोगे, एमएस ऑफ ग्रुप्स और एमएस ऑफ ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय एमएस ऑफ एरर। नेक्स्ट कैलकुलेशंस आ गई। आपने वही सेम प्रोसीजर करना है जो आपने सेम प्रोसीजर पिछले एग्जाम्पल में किया था। रोज का सम अप लोगे, फिर रोज के सम अप का स्क्वायर लोगे, इसी तरह कॉलम का सम अप लोगे और कॉलम के सम अप का स्क्वायर लोगे। आपने फर्स्ट रो का सम अप लिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 47, सेकंड रो का सम अप लिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 65.5, इसी तरह थर्ड रो का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 48। जब आपने फर्स्ट रो के सम अप का स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2209। इसी तरह सेकंड रो के सम अप का स्क्वायर का आंसर आ रहा है 4290.25 और 48 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 2304। जब आप फर्स्ट कॉलम का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आता है 29.5। सेकंड रो के स्क्वायर का सम अप, सेकंड रो के कॉलम का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 48। थर्ड और फोर्थ कॉलम का जो सम अप आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 35 और 48 और जब आप इन सम अप का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 870.25। 48 के सम अप का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 2304 और थर्ड कॉलम के सम अप का आंसर लोगे तो आपके पास आ रहा है 1225 और 48 का स्क्वायर जब लोगे तो आपके पास आंसर आता है 2304। ये वाली रोज का आप सम अप ले लो या इन कॉलम के जो सम अप का आंसर लोगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो है 160.5। रोज के स्क्वायर का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आता है 8803.25। इसी तरह जब आप कॉलम के स्क्वायर का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 6703.25। नेक्स्ट स्लाइड। आपने ग्रुप्स का टोटल लेना था और मीन्स लेना था। फर्स्ट कॉलम का सम अप आ रहा था 29.5, सेकंड कॉलम का सम अप आ रहा था 48, थर्ड कॉलम का सम अप आ रहा था 35 और फोर्थ कॉलम का सम अप आ रहा था 48। अब जब आपने इनका मीन ले लिया तो आपके इसके मीन्स आपके पास आ रहे हैं। जब आपने इन कॉलम का सम अप लिया उसके बाद आपने इनका मीन्स लेना है। मीन आपके पास 2.5 का मीन आ रहा है 9.83, 48 का मीन आ रहा है 16 और 35 का मीन आ रहा है 11.67 और 48 का मीन आ रहा है 16। देन अब आपने क्या करना है, आपने टोटल का सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है। टोटल का सम ऑफ स्क्वायर आप किस तरह निकालोगे, आपने पता है आपको इसका फार्मूला क्या होता है, डबल समेशन YIJ का स्क्वायर माइनस ग्रैंड टोटल ओवर RC। आप इसको C.F भी लिख सकते हो। YIJ स्क्वायर का सम आपके पास क्या आ रहा था 2316.75। जब आपने CF की वैल्यू निकाली तो वो आपके पास आंसर आता है 2146.69। अब आपने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस किया तो आपके पास आंसर आता है 170.06। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालना है जो आपके पास आंसर आता है T.J स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस C.F, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 87.73। इसी तरह आप रो निकालोगे तो आपको इसका फार्मूला पता है TI डॉट का स्क्वायर, उसका सम लोगे, उसको कॉलम पे डिवाइड करोगे और उसको C.F से या करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर दोगे। आपके पास आंसर आता है 54.1225। अब आपने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरर सम ऑफ स्क्वायर आपको पता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 28.2075। एरर सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आंसर आ रहा है 28.2075। अब आपने क्या करना है, अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अनोवा टेबल में आपके पास फर्स्ट कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन का है, नेक्स्ट कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर,
फोर्थ कॉलम आपके पास मीन स्क्वायर है और लास्ट और फिफ्थ कॉलम आपके पास एफ का है। ट्रीटमेंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ट्रीटमेंट्स आपके पास 4 थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 हो जाएगी। सम ऑफ स्क्वायर इसके पास आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 87.73। इसी तरह ब्लॉक्स आपके पास 3 थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी और इसका सम ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 54.1225 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 6 आ जाएगी, उसका सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 28.2075। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 11 है और सम ऑफ स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा टोटल का? 170.06। ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर आपके पास आ रहा है 29.24। ब्लॉक का मीन स्क्वायर आपके पास आ रहा है 27.06। एरर का मीन स्क्वायर आ रहा है 4.70125 और ट्रीटमेंट का एफ वैल्यू क्या आ रही है जो कि आप निकालोगे मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ ब्लॉक। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट आ रही है 6.22। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट आ रही है 6.22। नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपके पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप क्या करोगे? रिजेक्ट H नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन F अल्फा K-1 इंटू R-1 इंटू K-1। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास यहां पर आ रही थी 6.22 और अल्फा आपके पास 0.05 है, K-1 आपके पास 3 है और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 6 है। 6.22 को जब आपने कैलकुलेटेड वैल्यू देखी इसकी तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 4.76। तो आप देखें 6.22 4.76 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? रिजेक्ट H नॉट। कंक्लूजन इसका क्या होता है? सिंस 6.22 और द टेबल वैल्यू 6.22 is greater than 4.76 of critical value fall in the critical region, so we reject H naught or we accept H1 or alternate or we accept the alternate hypothesis. Or we can say that at least two means are equal and say that at least two means are equal. नेक्स्ट स्लाइड वही हमारी आ जाएगी कि अनोवा टेबल हमें सिर्फ मॉडल की सिग्निफिकेंस बताता है। जो हमने पिछला 2 वे अनोवा पढ़ा, जो हमने पिछली एग्जाम्पल 2 वे अनोवा की उसमें हमारे पास रिजल्ट आ रहा था कि एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। हमें पता था कि हमारे पास ट्रीटमेंट्स 4 थे और जब हमने उसके पेयर्स बनाए तो 6 पेयर्स बन गए। तो जो एफ टेस्ट है वो हमें ये नहीं बताता कि हमारे 6 पेयर्स में से कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है और कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास 6 पेयर्स में से कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है और कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर जो हम पोस्ट हॉक टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो टकी पोस्ट हॉक टेस्ट है। टकी पोस्ट हॉक टेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो पेयर्स बनाते हैं 6 पेयर्स, उन पेयर्स के डिफरेंसेस ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उन पेयर्स के डिफरेंसेस लिए क्या लिखेंगे, L1 हमारे पास इक्वल होता है x⁻1 माइनस x⁻2 के, L2 हमारे पास इक्वल है x⁻1 माइनस x⁻3 और L3 हमारे पास इक्वल है x⁻1 माइनस x⁻4
और L4 हमारे पास इक्वल है x बार 2 माइनस x बार 3। L5 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 4 और L6 आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 4। अब हमने इसके डिफरेंसेस ले लिए, तो इसका डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, -6.17, -1.84, -6.17, 4.33, 0 और -4.33। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होगी, टकी वैल्यू की, टकी की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना। टकी की क्रिटिकल वैल्यू आपको पता है Q अल्फा R n माइनस R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ MSC डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमारे पास सैंपल साइज इक्वल है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर n के साथ i नहीं लगाया। जब यहाँ पर n के साथ i लगा होता तो हमारे पास सैंपल साइज इक्वल नहीं होते और हमने वहां से स्मॉलेस्ट सैंपल साइज को लेना था। अब यहाँ पर हमने Q लिखा, अल्फा की वैल्यू 0.05 डाली, ट्रीटमेंट हमारे पास कितने थे 4 और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 थी। 12 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय MSC हमारे पास आ रहा है 4.70125 और n हमारे पास क्या आ रहा है 3। हम क्या किया, अब हमने क्या किया, स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में से इसकी टेबल वैल्यू देखी, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज किया, 4 कॉलम को देखा और 8 रो को देखा, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3.47। हमने 4.70125 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 1.5671। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.252 और जब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 4.34। हमारे पास टकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.34। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हमने पेयर्स का एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम हमें टकी वैल्यू का बनाना है और एक कॉलम हमने डिसीजन का बनाना है। पेयर्स हमने जो लिए थे उनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेनी है। फर्स्ट पेयर का जो डिफरेंस था वो -6.17 था, जब हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो 6.17 हो गया। इसी तरह हमने दूसरे पेयर के साथ किया, वो 1.84 हो गया। थर्ड पेयर के साथ किया तो वो 6.17 हो गया। फोर्थ पेयर के साथ किया तो वो 4.33, इसी तरह 0 आ गया और 4.33 आ गया। टकी वैल्यू आपको पता था कि उसकी टकी वैल्यू आ रही है 4.34। सही, 6.17 ग्रेटर देन है 4.34 से, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन होगी तो हमारे पास हमने रिजेक्ट H0 कर दिया और हमने कह दिया कि इन जो ये पेयर्स हैं इनके दरमियान स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। 1.84 लेस देन हो गया 4.34 से, तो हमारे पास H0 एक्सेप्ट हो गया और डिसीजन क्या आ गया, इनसिग्निफिकेंट। 6.17 ग्रेटर देन हो गया 4.34 से, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट, और हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया है। H0 को जब हमने रिजेक्ट किया तो हमने बताया कि ये वाले पेयर्स के दरमियान स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। आप कह सकते हो 4.33 इज लेस देन माइनर लेस देन 4.34, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी इनसिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है जब हम मैथ के रूल के मुताबिक आते हैं तो पॉइंट में हमारे पास जो मैथमेटिकल पॉइंट के बाद हमारे पास जितनी भी वैल्यू होती हैं वो हमारे पास थोड़ा बहुत उसके दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं। 0 इज ऑल्सो लेस देन 4.34, तो हमारे पास डिसीजन क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। 4.33 इज ऑल्सो लेस देन 4.34, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ये वही काम हो गया। टकी में हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट स्टेप था एब्सोल्यूट पेयर्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
हर कैलकुलेटेड वैल्यूज का हर पेयर का डिफरेंट हाइपोथेसिस बनेगा। बन गया। क्रिटिकल वैल्यू उसकी सेम रही हर हाइपोथेसिस का हर पेयर के साथ। डिसीजन क्या हो गया, हर पेयर का डिफरेंट डिसीजन आ गया। ये था हमारे पास टकी प्रोसीजर। 5 fertilizers A, B, C, D and E were tested by arranging plants in Latin square design in a field. The rows and columns in the table are rows and columns in the fields. The yield in bushels per plot are as shown. ठीक है, ये आपके पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन है। लैटिन स्क्वायर डिजाइन में आपके पास थोड़ा सा मैं ब्रीफ करती जाती हूँ कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन ये होता है कि हमारे पास इसमें 2 वे साइड्स पर ब्लॉकिंग हो रही होती है। 2 वे साइड्स पर ब्लॉकिंग हो रही होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास रो साइड्स पर और कॉलम साइड्स पर एक रो में और एक कॉलम में एक ही ट्रीटमेंट एक दफा रिपीट होगा, एक ही दफा शो होगा। रो और कॉलम दोनों में एक ट्रीटमेंट अगर एक से ज्यादा दफा शो होगा तो हमारे पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन फेल हो जाता है। ये हमारे पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन की एग्जांपल है। अब हमने निकालना क्या है, परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन द फॉलोइंग डेटा एंड एनालाइज द ट्रीटमेंट मीन्स यूजिंग द टकी टेस्ट विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को परफॉर्म करना है, फिर आपने बताना है कि आपके पास ट्रीटमेंट के मीन्स इक्वल हैं या नहीं है। जब ट्रीटमेंट के मीन्स इक्वल नहीं है तो आपने बताना है कि कौन से मीन्स ऑफ ग्रुप्स इक्वल हैं और नहीं इक्वल, वो आपने टकी टेस्ट की बदौलत बताना है। नोवा को परफॉर्म करते वक्त हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस हमारे पास होगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। मीन आर इक्वल। और ऑल्टरनेट हमारे पास क्या बन जाएगा, एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट means are equal। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को शो करता है और अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होगा, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास कॉलम्स हैं, रोज हैं। जब आप रोज को सम अप करोगे तो वो आर आई से डिनोट कर दिया और आर आई का स्क्वायर ले लिया। इसलिए जब आप कॉलम को सम अप करोगे तो मैंने उसको कॉलम आई सी आई से डिनोट कर दिया और सी आई को मैंने स्क्वायर ले लिया। फर्स्ट रो का जब आप सम अप लिया तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 35.9। इसी तरह जब मैंने सेकंड रो को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 30। जब मैंने थर्ड रो को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 40.1। फोर्थ रो को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 39.6। फिफ्थ रो को सम अप किया तो मेरे पास उसका आंसर आ रहा है 50.9। इस तरह जब मैंने फर्स्ट कॉलम को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 36.4। सेकंड कॉलम को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 39.7। थर्ड कॉलम को सम अप किया तो उसका आंसर आ रहा है 41.0। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को जब मैं सम अप करूंगी तो उसका आंसर आ रहा है 45.1 एंड 34.3। अब मैंने क्या करना है, जो कॉलम के सम अप किए उनका स्क्वायर निकाल दूंगी। इसका स्क्वायर आ रहा है 1324.96 और इसका सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 157.6.09 और इसका सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 1681 और इसका आ रहा है सम ऑफ स्क्वायर 2034.01 और इसका आ रहा है 1176
8.49। अब आपने क्या निकालना है, आर आई का स्क्वायर निकालना है। जब आपने आर आई का स्क्वायर निकाला, इस सम का स्क्वायर लिया, तो आपके पास आंसर आता है 1288.91.81। 30 का स्क्वायर लिया 900 आ गया। 40.1 का स्क्वायर लिया 1608.10 आ गया। 39.6 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आ जाता है 1568.16। 50.9 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आता है 2590.81। अब आपने ये जो स्क्वायर्स लिए इनको सम अप करोगे तो आपके पास आंसर आता है 7955.79। और जब आप कॉलम के स्क्वायर को सम अप करोगे तो आपके पास आंसर आता है 7792.55। अब ये जो आपने आर आई को सम अप किया है, इसको आप टोटल सम अप करोगे तो आपके पास आ जाता है 196.5, जो कि एक लिहाज से आपके पास ग्रैंड टोटल है। अब आपने वाई आई जे का स्क्वायर लिया और उसको सम अप किया, तो आपके पास आंसर इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आपके पास आता है 1829.83। नेक्स्ट स्टेप, आप कॉलम्स जो हैं उनको आपने सम अप करना है और उनका मीन्स लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स का आपने सम अप लेना है और ट्रीटमेंट्स का आपने मीन लेना है। अब यहां पर मैं आपको बताती जाऊं कि हमने जो हमारे पास एग्जाम्पल थी वो यहां पर था बी, यहां पर हमारे पास था सी, यहां पर था डी, ई और एफ और ए था हमारे पास। 2 कॉलम में हमारे पास 6.4 के कॉरस्पॉन्डिंग डी ट्रीटमेंट आ रही थी, यहां पर हमारे पास ए आ रहा था, यहां सी आ रहा था, बी आ रहा था और ई आ रहा था। इसी तरह जब हमने 3 को सम अप किया तो हमारे पास 3 कॉलम में देखा तो हमारे पास ट्रीटमेंट ई इधर आ रहा था, फिर बी आ रहा था, फिर ए आ रहा था, देन सी आ रहा था और उसके बाद डी आ रहा था। फिर जब हमने 4th कॉलम को देखा तो 4th कॉलम में 9.5 के साथ ट्रीटमेंट ई आ रहा था, ई आ रहा था, जब हमने 4th कॉलम को देखा तो 4th कॉलम में हमारे पास 9.5 के साथ ट्रीटमेंट ए आ रहा था, 5.1 के साथ ई आ रहा था, 6.0 के साथ बी आ रहा था, 8.6 के साथ डी आ रहा था और 15.9 के साथ सी आ रहा था। इसी तरह जब हम 5th कॉलम में देखा तो 5th कॉलम में 11.8 की जगह हमारे पास जो ट्रीटमेंट था वो सी आ रहा था, फिर डी आ रहा था, देन ई आ रहा था और उसके बाद ए और बी आ रहा था। अब हमने ट्रीटमेंट का टोटल लेना है और ट्रीटमेंट का टोटल हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ए ट्रीटमेंट का टोटल लेना है। हमने देखना है कि फर्स्ट कॉलम में ए कहाँ पे आ रहा है 9.3, सेकंड कॉलम में 4, थर्ड कॉलम में 6.5 और फोर्थ कॉलम में 9.5 और फिफ्थ कॉलम में 4.9। अब हमने जो ए ट्रीटमेंट आ रहा है वो फर्स्ट कॉलम में जिधर आ रहा है, सेकंड कॉलम में जिधर आ रहा है, 3 कॉलम में जिधर आ रहा है, फोर्थ कॉलम में जिधर आ रहा है, फिफ्थ कॉलम में जिधर आ रहा है, हमने क्या करना है उन सब को सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो नंबर आ जाएंगे ना वो ट्रीटमेंट ए के आएंगे। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ए फिर क्या बन जाएगा 34.2। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन हो। अब इसी तरह अब हमने बी की तरफ आना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बी फर्स्ट कॉलम में किधर आ रहा है, सेकंड कॉलम में किधर आ रहा है, थर्ड में किधर आ रहा है, फोर्थ में किधर आ रहा है और फिफ्थ में किधर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे उन सब कॉलम के बी को सम अप करेंगे और उसकी वैल्यू को सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 32.3। इसी तरह सी के साथ भी यही करेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास 65.6 आ जाएगी। डी की तरह भी हम इसी तरह डी के साथ भी हम यही करेंगे 39.8 आ जाएगा और ई के साथ भी हम यही करेंगे 24.6 आ जाएगा। यहां पर हम इसको लिख देते हैं ए बी सी डी और ई ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने ए का टोटल लिखना है वो आपने ए फर्स्ट कॉलम में जो टोटल लिखना है वो आपने ए का लिखना है, सेकंड कॉलम में टोटल आपने बी का लिखना है, थर्ड कॉलम में टोटल आपने सी का लिखना है,
फोर्थ कॉलम में टोटल आपने डी का लिखना है और लास्ट कॉलम में टोटल आपने ई का लिखना है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनके मीन्स निकाल दिए। 34.2 को आपने 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 6.84। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6.84। 32.3 को जब आप 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6.46। इसी तरह जब आप सी ट्रीटमेंट की जो सम अप को आपने 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 13.12। 39.8 को जब आप 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 7.96। इसी तरह आप ई कॉलम के सम को जब आप डिवाइड करोगे 5 ऑब्जर्वेशन के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है 4.92। ये थे आपके पास ट्रीटमेंट का टोटल और ट्रीटमेंट के मीन्स। देन आपने क्या करना है, टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल का सम ऑफ स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, y। यहां पर आपके पास ट्रीटमेंट्स, कॉलम और रोज का सम ऑफ स्क्वायर हो रहा है, रोज का सम अप हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, YIJ का स्क्वायर और कॉमा H यहाँ पर ट्रीटमेंट है और फर्टिलाइजर्स हैं और डॉट, और हमारे पास क्या करेंगे, माइनस इसको करेंगे C.F के साथ। C.F यहाँ पर है, शो हो रहा है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K स्क्वायर। K यहाँ पर क्या है, रोज इनटू कॉलम्स। यहाँ पर K भी 5 है, कॉलम भी 5 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा K स्क्वायर। YIJ स्क्वायर का सम आपके पास क्या आ रहा था, 182.9.83 और CF हमारे पास क्या आ रहा था, 1544.49। जब आपने इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 285.34। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉ आई डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C.F। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 46.67। जब आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम निकालोगे तो यहाँ पर I की जगह डॉट आ जाएगा और डॉट की जगह J आ जाएगा। उसका स्क्वायर लोगे, उसका सम लोगे और उसको R से डिवाइड कर दोगे। देन आपने C.F करना है। फिर जब आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आता है 14.02। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइजर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालना है। ट्रीटमेंट का हमने टोटल वहां पर देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, उन टोटल को स्क्वायर करेंगे। टोटल ए का टोटल था 34.2, उसका स्क्वायर लिया, प्लस 32.3 उसका स्क्वायर लिया, प्लस अप टू सो ऑन। ई कॉलम का सम अप क्या था, 24.6, उसका स्क्वायर लिया और उसको आपने किस पे डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स पे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आपके पास कितनी थी, 5। ABCDE कितनी ट्रीटमेंट्स होगी, 5। और उसको आपने माइनस किसके साथ करना है, करेक्शन फैक्टर के साथ। जब आप इनको स्क्वायर लोगे और उसको सम अप करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 174.1.10 और करेक्शन फैक्टर आपके पास आ रहा है 154.49। आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 196.91। अब आपने क्या निकालना है, एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर किस तरह निकलेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइजर और ट्रीटमेंट। जब आपने इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट किया, इनको माइनस किया, तो आपके पास आंसर आ रहा है 28.04। ठीक है, ये था स्लाइड आपकी टोटल सब की सम ऑफ स्क्वायर्स की हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास अनोवा टेबल है। अनोवा टेबल में आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएशन गिवन है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर, फोर्थ में मीन स्क्वायर और लास्ट कॉलम में एफ दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में रोज देखें तो आपके पास 5 आती हैं। 5 रोज हैं, तो अब जब आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे तो वो 4 हो जाएगी। 5 कॉलम्स हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4।
ट्रीटमेंट्स आपके पास या फर्टिलाइजर्स आपके पास 5 थी, उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगी। एरर क्या आ जाएगा, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 12 आ जाएगी और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 24। सम ऑफ स्क्वेयर्स की वैल्यू डाल दी आपने 46.67, 14.02, 196.01, 28.04 और टोटल आपके पास सम ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा था 285.384, 285.34। मीन स्क्वायर क्या आ जाएगा 11.67, 3.51, 49.15 और 2.34। मीन स्क्वायर रो आ रहा है हमारे पास 11.67, कॉलम का मीन स्क्वायर आ रहा है 3.51 और हमारे पास फर्टिलाइजर का मीन स्क्वायर आ रहा है 49.15 और एरर का मीन स्क्वायर आ रहा है 2.34। हमें किसका चाहिए, ट्रीटमेंट का कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए। हमें किसकी कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए, फर्टिलाइजर की कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए और ट्रीटमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए। फर्टिलाइजर को हम ट्रीटमेंट भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। फर्टिलाइजर को हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू को निकालने का आपको पता है तरीका, मीन स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइजर डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 21.00। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजन आपको पता है रिजेक्ट H0 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज ग्रेटर देन F अल्फा, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर हमारे पास 12 आ रही थी। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आती है 21.00। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F क्या आ रही थी, ट्रीटमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F क्या आ रही थी 21 और अल्फा हमारे पास 0.05 था। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 4, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 12। तो हमारे पास इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारे पास इसकी टेबल वैल्यू क्या आ जाएगी 3.26। आप देखोगे 21 इज ऑलमोस्ट लार्जर देन टेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट H0। ये था हमारे पास क्रिटिकल रीजन। जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कंक्लूजन क्या बताएंगे, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू is larger than the table value, fall in the critical region, so we reject H0 or we accept the alternate hypothesis or HA, or we can say that at least two means are equal. नेक्स्ट स्लाइड, वही आ जाएगा कि अनोवा टेबल हमें सिर्फ मॉडल की सिग्निफिकेंस बताता है, ठीक है। ये 3-वे अनोवा था। यहाँ पर हम कहेंगे कि इन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ 3-वे अनोवा दिस टेस्ट शो दैट देयर आर एट लीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल, ठीक है। हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स थे, जब हमने उसका पेयर्स बनाएंगे तो वो 10 पेयर्स बन जाएंगे। तो एफ टेस्ट हमें ये नहीं बताता कि हमारे पास 10 यूनिक पेयर्स में से कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है या कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट नहीं है। हम इसके लिए पोस्ट हॉक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जाते हैं, जो हमें ये बताता है कि कौन सा पेयर हमारे पास सिग्निफिकेंट है और कौन सा पेयर हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जो पोस्ट हॉक कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टकी HSD टेस्ट। टकी HSD टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है, जो हमने पेयर्स बनाए होते हैं मीन्स के, उनके डिफरेंसेस लेने।
सही। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कितने थे पेयर्स, हमारे पास ट्रीटमेंट्स कितनी थी 5, और हमने कितने का पेयर्स बनाने थे 2। अब हम इसको 5C2 लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे। हमने कितने पेयर्स बनाने हैं, 10 पेयर्स बनाने। L1 निकालेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2, L2 आ जाएगा x बार 1 माइनस x बार 3, L3 आ जाएगा x बार 1 माइनस x बार 4, L4 आपके पास आ जाएगा x बार 1 माइनस x बार 5। इसी तरह L5 आपके पास आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 3, L6 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 4, L7 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 5, L8 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 3 माइनस x बार 4, L9 आ जाएगा आपके पास x बार 3 माइनस x बार 5, और L10 आपके पास आ जाएगा x बार 4 माइनस x बार 6। जो आपने ट्रीटमेंट्स के मीन्स लिए थे उनका आप डिफरेंसेस लोगे और आप इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू लोकेट करते जाओगे। आपने L1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.38, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या आ रही है 0. प्लस 0.38 आ रही है। L1 की वैल्यू 0.38 आ रही है। L2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6.28, L3 हमारे पास क्या आ रहा है -1.12, L4 आ रहा है 1.88, L5 आ रहा है -6.66, L6 आ रहा है -1.5, L7 आ रहा है 1.5, L8 आ रहा है 5.16, L9 आ रहा है 8.16 और L10 आपके पास आ रहा है 3। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या था कि टकी की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना। टकी की क्रिटिकल वैल्यू आप किस तरह करते हैं, Q अल्फा R n माइनस R मल्टीप्लाई बाय MSC। यहाँ पर भी हमारे पास सैंपल साइज इक्वल है तो हम I नहीं डालेंगे। अल्फा हमारे पास क्या था 0.05, R हमारे पास ट्रीटमेंट्स कितनी थी 5, टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी थी 25 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। मीन स्क्वायर एरर आपके पास क्या आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर आ रहा है आपके पास 2.34 और n कितने हैं 5। आपने स्टूडेंटाइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबल देखा, उसमें 5 कॉलम पे गए और 20 रो पे गए तो आपने देखा इसकी वैल्यू आ रही है 3.25। जब आपने 2.34 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 0.468। फिर आपने क्या करना है 0.468 का स्क्वायर लिया, 0.468 का स्क्वायर आउट लिया तो आपके पास आंसर आता है 0.684। 3.25 को जब आपने 0.684 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.22। हमारे पास टक की वैल्यू क्या आ रही है 2.22। नेक्स्ट क्या था, हमने पेयर का एक कॉलम बनाना था, देन हमने टक की वैल्यू का एक कॉलम बनाना था, एंड देन हमने डिसीजन का एक कॉलम बनाना था। फर्स्ट पेयर का जो डिफरेंस आ रहा था उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो 0.38 आ गई, देन आपके पास 6.28 आ गया, फिर उसके बाद 1.12 आ गया, उसके बाद 1.18, देन 6.66, 1.5, 1.5, 5.16, 8.16 एंड देन 3। हमारे पास टकी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास टकी वैल्यू आ रही थी 2.22। 0.38 इज लेस देन 2.22 तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा इनसिग्निफिकेंट। जब हमारे पास डिसीजन इनसिग्निफिकेंट आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये पेयर्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। 6.28 इज ग्रेटर देन 2.22, डिसीजन क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अब हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट H0
और हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों पेयर्स के दरमियान डिफरेंस है। 1.12 इज लेस देन 2.22। डिसीजन हमारे पास क्या चला गया, इनसिग्निफिकेंट। और हमने क्या कह दिया, इन दोनों पेयर्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। 1.18 इज ऑल्सो लेस देन 2.22। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन इनसिग्निफिकेंट। 6.66 इज ग्रेटर देन 2.22। डिसीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। 1.5 इज लेस देन 2.22। डिसीजन हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ गया। 1.5 is also less than 2.22, तो डिसीजन इनसिग्निफिकेंट। 5.16 is greater than 2.22, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट। 8.16 is also greater than 2.22, डिसीजन सेम रहा। 3 हमारे पास greater than 2.22, डिसीजन सेम रहा। आप देखें हमने वही काम किया कि जितने हमारे पास पेयर्स थे उतने हमारे पास हाइपोथेसिस बन गए, ठीक है। और टी वैल्यू हमारे पास और क्रिटिकल वैल्यू हर पेयर के अगेंस्ट सेम रही, लेकिन डिसीजन क्या हुआ, हर पेयर के अगेंस्ट डिसीजन डिफरेंट आया, हर पेयर का अपना एक डिसीजन आया। अब हम आगे एडवांटेजेस ऑफ टकी टेस्ट। टकी टेस्ट इज यूजफुल इन कंफर्मेटरी रिसर्च। The combination of groups is not meaningful in Tukey test. Available in many statistical packages. It also reduces the risk of type 1 error. It may be used when the group sizes are unequal. Next, disadvantages of Tukey test. Does not test the complex contrast. It's subject to type 2 error and not as powerful as other tests. It does not create the idea for exploratory studies. It is not as available as Shafi test. Thank you. Allah Hafiz.